अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक आदमी जिसके प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जिसके विचारों पर आज भी बड़े बड़े थिंकर्स क्वेट्स देते हैं, उसी आदमी पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया अपनी सरजमी पर आने से। सवाल ये नहीं है कि ओशो कौन थे, बल्कि सवाल ये है कि ओशो से दुनिया घबरा क्यों गई। शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में जन्म होता है चंद्रमोहन जैन का, जिन्हें बाद में दुनिया ने रजनीश और फिर ओशो के नाम से जाना। ओशो खुद बताते हैं कि वो बचपन से ही बहुत फ्री थे। उनके दादा दादी ने उन्हें पूरी छूट दे रखी थी। जब सारे बच्चों को ये सिखाया जा रहा था कि क्या सोचना है, तब ओशो सीख रहे थे कि कैसे सोचना है, और यहीं से तैयार होता है एक डेंजरस आदमी। यूनिवर्सिटी ईयर्स में ओशो फिलॉसफी पढ़ते थे, लेकिन सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि चैलेंज करते थे। महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, फ्रेड, जीसस, बुद्धा, कोई भी ओशो के सवालों से सेफ नहीं था। ओशो का मानना था कि सच उधार नहीं लिया जाता, बल्कि इसे डिस्कवर किया जाता है। 1960 तक ओशो प्रोफेसर बन चुके थे, लेकिन कॉलेज क्लासरूम उनके लिए छोटा पड़ गया। अब उनकी ऑडियंस पूरा देश बन चुका था और असली प्रॉब्लम की शुरुआत भी यहीं से होती है। ओशो के कुछ कोर आइडियाज थे, लाइक मोरालिटी पे, मेडिटेशन पे, सेक्सुअलिटी पे, जिसमें मोरालिटी पे ओशो का मानना था कि अगर आप मोरल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि डर है कि आपको सजा मिलेगी, तो आप मोरल नहीं हैं। मोरल का मतलब अवेयर होना होता है, जब आपको पता है कि ये सच क्यों है या फिर ये जो गलत है ये गलत क्यों है, इसको जानकर आप अगर सही करते हैं तो आप मोरल हैं, वरना तो आप सिर्फ डरे हुए हैं। ओशो मेडिटेशन के बारे में ओशो का कहना था कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप मेडिटेशन करोगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे, बल्कि मेडिटेशन का मतलब है कि आप खुद को पाओगे। सेक्सुअलिटी पे ओशो कहते हैं कि जिस सोसाइटी में सेक्सुअलिटी सेपरेशन होता है वो सोसाइटी शिक हो जाती है। अब आप सोचो, जब कोई आदमी पब्लिकली ये सारी चीजें बोलेगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे होगी। और फिर क्योंकि जो बंदा खुद से सोचने लगे उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो एक ओशो तो भारी था ही, लेकिन जब ओशो के लाखों फॉलोअर्स बनने लगे तब सिस्टम में हलचल हुई। 1970 to 80 तक आते आते ओशो सिर्फ इंडियन गुरु नहीं रहे, बल्कि अमेरिका, यूरोप, जापान, हर जगह उनके लाखों फॉलोअर्स बन चुके थे। उनके आश्रम में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट, ये सारे थे। और ये कोई ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं थे, बल्कि ये सब थिंकर्स थे। और फिर सवाल ये है कि ओशो से लोग इतना अटैच क्यों होते थे। इसलिए नहीं कि ओशो लोगों के सवालों का जवाब देते थे, बल्कि ओशो लोगों को असली सवाल पूछना सिखा रहे। बातें हैं ओशो की लाइफ के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर कि उन्हें बैन क्यों किया गया, कैसे किया गया। तो कोई ग्लोबल लॉ के तहत ओशो को बैन नहीं किया गया। 1980 के दशक में बहुत सारे देशों ने उनकी एंट्री रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और उनके मूवमेंट्स को अनडिजायरेबल माना। 1981 में ओशो अमेरिका जाते हैं और वहां के ओरेगन स्टेट के वास्को काउंटी में रजनीशपुरम का निर्माण होता है। हालांकि इसी रजनीशपुरम में 1985 में अमेरिका ने उन पे इमिग्रेशन वायलेशन का केस चलाया और ओशो को बैन किया। 23 अक्टूबर 1985 को कैरोलिना में ओशो पकड़े जाते हैं और प्ली बार्गेन के तहत वीजा फ्रॉड को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब है कि उन्होंने सीधे अपने गुनाहों को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि ये एक्सेप्ट किया कि जो उनके विपक्षी हैं उनके पास पर्याप्त सबूत है इस बात के कि वो उनको गुनहगार साबित कर सकते हैं। 1985 में ओशो को यूएसए छोड़ना पड़ता है। इसके बाद बहुत सारे देशों ने उनकी एंट्री को रिजेक्ट किया, उन पर बैन लगाया, ओशो को आने से रोका गया। लेकिन ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें, ये बैन वगैरह सिर्फ ओशो के मूवमेंट्स पर, उनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स पर था, न कि ओशो के विचारधारा पर। 1985 to 87 ओशो ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे देशों में जाते हैं, बहुत सारे देशों में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अस्थायी आवास नहीं मिलता है।
अंततः वो 1987 में वापस इंडिया आते हैं और महाराष्ट्र के पुणे में स्थित अपने आश्रम में आते हैं। यहीं पर 1989 तक वो अपने अनुयायियों को उपदेश देते रहे और 19 जनवरी 1990 को हार्ट अटैक से ओशो की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ओशो के अनुयायियों का कहना है कि जब अमेरिका ने उनको जेल में बंद किया था तो उन्हें धीमा जहर दिया गया था। उस धीमे जहर की वजह से ओशो का शरीर कमजोर होता गया और अंततः वह पंच तत्व में विलीन हो गए। लेकिन कहानी यहीं एंड नहीं होती है, बल्कि ओशो की बुक्स आज भी मिलियन सेलिंग हैं। उनकी मेडिटेशन टेक्निक ग्लोबली यूज होती है। हर मॉडर्न थिंकर, लाइफ कोच, थेरेपिस्ट कभी ना कभी ओशो का रेफरेंस जरूर देता है, क्योंकि ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक मिरर थे और इस सोसाइटी को मिरर पसंद नहीं आता। इसीलिए दुनिया ओशो से डरती थी, क्योंकि ओशो दुनिया की कंडीशन सोच को तोड़ने वाले थे। तो लोग आज भी खुद से सोचते हैं, वो आज भी खुद को ओशो से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर होते हैं तो समझ जाइएगा कि ओशो का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। एंड वन एंड लास्ट थिंग, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।